जय हिंद। नमस्कार। आप सभी लोगों को सनातन परंपरा और हिंदू संस्कृति के एक महान पर्व विजयदशमी की हार्दिक शुभकामना। परम पिता परमेश्वर से मेरा प्रार्थना है कि आप सभी लोगों को स्वस्थ रखे, सुखी बनाए, समृद्धशाली बनाए और हमारे और आपके अंदर मानवीय गुणों का समावेश करें। मित्रों, आज विजयदशमी के अवसर पर मैं सिविल सेवा के प्रतिभागियों के लिए अर्थव्यवस्था की तैयारी कैसे करें, अर्थव्यवस्था की एबीसीडी को लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा पर चर्चा करने जा रहा हूं। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा हो, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा हो या साक्षात्कार हो, इन सभी जगहों पर अर्थव्यवस्था की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 20 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष अर्थव्यवस्था से पूछे जाते हैं, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों का समावेश होते। मुख्य परीक्षा में लगभग 100 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और साक्षात्कार में भी आर्थिक विषयों को से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मित्रों, कहने का आशा है कि सिविल सेवा में सफलता के लिए अर्थव्यवस्था के बारे में एक समग्र जानकारी होना, समग्र समझ होना, विषयों को विश्लेषित करने की क्षमता होना, आर्थिक मुद्दों पर स्पष्ट और बेबाकी से अपने राय को रखने की क्षमता होना काफी महत्वपूर्ण हो गया। अक्सर मैं छात्र छात्राओं के मुंह से यह कहते हुए सुनता हूं कि अर्थव्यवस्था एक कठिन विषय वस्तु है, या कोचिंग संस्थाएं जब उन्हें बैच प्रारंभ करना होता है तो कभी वह अर्थव्यवस्था से बैच प्रारंभ नहीं करती हैं। उनका मानना है कि अर्थव्यवस्था एक जटिल विषय है, इसलिए इससे शुरुआत करनी अच्छी नहीं। लेकिन मित्रों, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था बहुत ही आसान है, अर्थव्यवस्था बहुत ही सरल है, अर्थव्यवस्था एक व्यवहारिक विषय है। सिविल सेवा के सभी खंडों में अर्थव्यवस्था से अधिक सरल और अंकदायी दूसरा कोई विषय नहीं है। अर्थव्यवस्था हमें और आपको इसलिए कठिन लगने लगती है कि हमें अर्थव्यवस्था की बुनियादी जानकारियां नहीं होती है, अर्थव्यवस्था की बेसिक जानकारियां नहीं होती है, अर्थव्यवस्था के बेसिक कंसेप्ट से हम परिचित नहीं होते हैं, इसलिए अर्थव्यवस्था हमको कठिन लगने लगती है। और इसे कोचिंग संस्थाओं और कुछ ऐसे शिक्षकों ने कठिन बना दिया जिन्होंने प्रभावपूर्ण तरीके से अर्थव्यवस्था कभी पढ़ा नहीं, जिनका अर्थशास्त्र कभी विषय नहीं रहा। आज वह बाजारीकरण के दौर में अर्थव्यवस्था को पढ़ाने लगे तो अर्थव्यवस्था को एक जटिल विषय के रूप में प्रस्तुत करने लगे। मैं अपने 20 वर्षों के शिक्षण कार्यक्रम के दौरान सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के दौरान यह पाया कि अर्थव्यवस्था से आसान कोई विषय नहीं है, और हमेशा हम अर्थव्यवस्था से बैच की शुरुआत करते हैं। अर्थव्यवस्था उतना ही मनोरंजक विषय है जितना आपको कपिल शर्मा का लाफ्टर शो या मनोज तिवारी का के गीत सुनने में आनंद आता हो,
उतना ही अर्थव्यवस्था आनंददायक है। अर्थव्यवस्था कठिन नहीं है। मैं पिछले 20 वर्षों से छात्र छात्राओं से कहता हूं कि अर्थव्यवस्था को लेकर आपके मन में कोई कंफ्यूजन, भ्रम नहीं होना चाहिए कि यह कठिन विषय है। मैं अपनी पहली कक्षा में ही छात्र छात्राओं से कहता हूं कि यदि आप मेरी क्लास या मेरा नोट्स आपने पढ़ा है, अच्छे तरीके से समझा है, तो सिविल सेवा चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, उसमें जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसका उत्तर देने और उत्तर लिखने, समस्याओं का विश्लेषण करने में आप सफल होंगे। ईश्वर के आशीर्वाद से 80% क्वेश्चन सामान्यतया हमारे द्वारा पढ़ाए गए कक्षा कार्यक्रमों से कवर होते हैं। कभी कभी इससे भी अधिक होता है, लेकिन कम से कम 80% क्वेश्चन हमारी क्लास नोट से आपको नियमित रूप से उपलब्ध होते हैं। आज भी मैं यह आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं कि मेरे क्लास नोट्स हो या मेरी रेगुलर कक्षाएं हो, आपको अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सुनिश्चित करती हैं कि आपको इससे अलग नहीं पढ़ना है। केवल इस क्लास नोट्स को, क्लास वीडियोज को, लेक्चर का कई बार अध्ययन करना। एक लेखक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में मैं आप सभी प्रतिभागियों से कहना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था पढ़ने के पहले अर्थव्यवस्था को कैसे पढ़ा जाए, इस पर फोकस करना चाहिए। इसको देखते हुए मैंने अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एक व्यापक रणनीति बनाई है, और यह व्यापक रणनीति उन छात्रों के लिए भी है जिन्होंने अर्थव्यवस्था कभी पढ़ा नहीं हो, अर्थशास्त्र जिनका कभी विषय नहीं रहा हो, या उन छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है जिन्होंने अर्थव्यवस्था कहीं पढ़ा लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, उनके अंदर समझ नहीं विकसित हुई, उनके लिए भी यह काफी महत्वपूर्ण है। इस रणनीति के अंतर्गत हमने अर्थव्यवस्था का मार्गदर्शन करने के लिए एक 3 टायर सिस्टम, 3 स्तरीय रणनीति का सृजन किया है। पहला स्टेज हमारा जो है, फर्स्ट स्टेज है हमारा बेसिक टू एडवांस की बात होती है। पहला स्टेज है हमारा बेसिक, पहला चरण बेसिक अर्थव्यवस्था। बेसिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था के बुनियादी विषयों, बुनियादी शब्दावली, बुनियादी अवधारणाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जो लगभग जो होता 25 से 30 घंटे या इससे अधिक इस पर हम फोकस करते हैं। इस चरण में डे टू डे लाइफ में प्रयोग में लाई जाने वाली आर्थिक अवधारणाओं, शब्दावलियों, चाहे समाचार पत्रों में हो या मीडिया चैनलों पर हो या कहीं अन्य स्रोतों से जहां पर अर्थव्यवस्था से संबंधित अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा पर चर्चा। जैसे वर्तमान में ही कहा जा कि भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च विकास दर प्राप्त करने की ओर अग्रसर, तो आपके मन में यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि उच्च विकास दर क्या होती है, निम्न विकास दर क्या होती है। उच्च विकास दर और निम्न विकास दर को समझने के पहले हमें जरूरी है कि विकास दर क्या होती है। जब विकास दर की परिभाषा हमको पता होगी तो उसके बाद हम उसका एनालिसिस कर लेंगे कि उच्च आर्थिक विकास दर क्या होगी, निम्न विकास दर। या आप देखते हो समाचार पत्रों में
कहा जाता है मुद्रा स्फीति लगातार बढ़ रही है। मुद्रा स्फीति के लिए सरकार और आरबीआई द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन मुद्रा स्फीति अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो ऐसे में आपके सामने जानना जरूरी है कि मुद्रा स्फीति क्या है। मुद्रा स्फीति के विभिन्न क्षेत्रों पर, समाज के विभिन्न वर्गों पर, अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद जब आप मुद्रा स्फीति के बेसिक को समझ लेंगे, तब जो है मुद्रा स्फीति से संबंधित अन्य विषयों को आसानी से समझ लेंगे, उनका उत्तर दे सकेंगे, विश्लेषण करेंगे। या आपसे कहा जाए क्या निजी क्षेत्र को बेल आउट पैकेज दिया जाना चाहिए या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर लिखने के पहले आपको बेल आउट पैकेज क्या होता है, बेल आउट पैकेज किसके द्वारा दिया जाता, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता, यह जब आप पूरी तरह से समझ लोगे, तब आप जो है अपने आप उत्तर लिखने में, उत्तर देने में सफल होंगे कि बेल आउट पैकेज निजी क्षेत्र को दिया जाना चाहिए या नहीं। तो जो पहला चरण होता है हमारा एक बेसिक का चरण होता है। इस चरण के समाप्ति के बाद हम एक टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके आधार पर हम मूल्यांकन करते हैं। उसके आधार पर हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि हमने जो आपके साथ शेयर किया, जो डिलीवरी किया, उसको लेकर कहाँ तक आप समझ पाए हैं, कहाँ तक समझ नहीं पाए। ऐसा करने का उद्देश्य हमारा आपका मूल्यांकन करके आप में सुधार लाना। बेसिक के बाद हमारा जो दूसरा चरण होता है, बेसिक के बाद हमारा दूसरा चरण होता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था को 15 से अधिक यूनिट में विभाजित करके क्रमवार एक एक यूनिट का अध्ययन करना होता है। हम पूरी अर्थव्यवस्था को कम से कम 15 यूनिट्स में विभाजित करते हैं। उस विभाजित करने के बाद हम एक एक यूनिट का बेसिक से लेकर एडवांस के बारे में चर्चा करते हैं। जब कोई यूनिट समाप्त हो जाती है तो उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, मतलब वस्तुनिष्ठ और लिखित, दोनों प्रकार के प्रश्नों का हम एक मॉडल पेपर आपको देते हैं जो आपसे हल कराते हैं। सेल्फ असेसमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके आधार पर हम आपका मूल्यांकन करते हैं कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं। किसी भी प्रश्न का उत्तर न दे पा जब हम देते हैं तो उसका हमें मूल्यांकन करना चाहिए कि इस प्रश्न का उत्तर हमने क्यों नहीं दे पाया, इस प्रश्न का उत्तर हमने क्यों नहीं दे पाया। क्या हमारा टीचर ने हमको इसके बारे में पढ़ाया नहीं था, या हमारा टीचर ने तो पढ़ाया था लेकिन हमको समझ में नहीं आया, या हमने समझा लेकिन रिवाइज नहीं किया था वो। तो सबसे पहले किसी प्रश्न का उत्तर न दे पाने के बाद आप अपने आप से प्रश्न करिए कि इस प्रश्न का उत्तर हम क्यों नहीं दे पाए। जब प्रश्न करोगे तो आप कारण पर आओगे कि इस प्रश्न, इसका उत्तर न देने का कारण क्या हमने रिवाइज नहीं किया, क्या हमारा टीचर ने नहीं हमें बताया, क्या हमने रिवाइज किया लेकिन पूरी तरह अच्छी तरह से नहीं किया, समझ में नहीं आया। क्यों, क्या के बाद आता कैसे।
क्या से आपको पता चलता है कि हमने प्रश्न का जो उत्तर नहीं दिया उसका कारण क्या है? पहला क्यों, वाई शब्द बताता है कि इस प्रश्न का उत्तर हम क्यों नहीं दे पाए, तो आप कारण खोजते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर न दे पाने के कारण क्या है। कारण का पता लगने के बाद हम कैसे की बात करते हैं, कैसे इस प्रश्न का उत्तर हम दें, आगे हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि इस प्रश्न का उत्तर हम व्यवस्थित तरीके से दे सके। तब इन तीनों के बाद क्यों, क्या और कैसे के बाद जो है आप अपनी तैयारी को नए सिरे से अंजाम देना चाहते हो, फिर से आपको शुरू करते हो, तो यह दूसरा स्टेज होता है। मूल्यांकन के माध्यम से आप कमियों का पता लगाते हैं। फिर जब एक एक करके हम 15 यूनिट का आपको मार्गदर्शन करते हैं, 15 यूनिट जब कंप्लीट हो जाती है तो हम एक पूरा कंप्रहेंसिव टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। जो कंप्रहेंसिव टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, कंप्रहेंसिव टेस्ट ऑर्गेनाइज करने के बाद हम आपका एक मूल्यांकन का कार्यक्रम शुरू करते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी और डिस्क्रिप्टिव प्रश्न दोनों, इसमें अभ्यास सत्र आयोजित करते हैं, लेखन के बारे में कि कैसे उत्तर लिखा जाएगा। जैसे आपसे प्रश्न पूछा गया कि सब्सिडी की अवधारणा केवल एक आर्थिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक कल्याणकारी अवधारणा भी है, परंतु वर्तमान में इसके कारण राजकोषीय असंतुलन उत्पन्न हो रहा। विवेचना कीजिए। खाद्य सुरक्षा की अवधारणा, खाद्य सुरक्षा की अवधारणा केवल मात्रात्मक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक गुणात्मक अवधारणा भी है, जो उत्पादन के साथ साथ भंडारण और वितरण से भी जुड़ी हुई है। समीक्षा कीजिए। इसको डिस्कस कैसे लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर? 100 शब्दों में, 150 शब्दों में पूछा जाता, तब 250 शब्दों में लिखना हो तब कैसे लिख, इन पर हम आपके साथ चर्चा। तो पूरी इकानमी को मित्रों 3 चरणों में विभाजित करके हम अपने कक्षा कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हैं और इसके माध्यम से हम आपके को अर्थव्यवस्था की तैयारी करते हैं। तो एक बार मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था एक सरल विषय है, अर्थव्यवस्था आसान विषय है, लेकिन सरल विषय को भी अंकदायी बनाना पड़ता। एक अच्छी गेंदबाज एक अच्छी गेंद को, एक खराब गेंद को भी एक अच्छा बैट्समैन बाउंड्री में तब्दील करता है। वह उसके ऊपर निर्भर करता है कि कैसे वह अच्छी बाल को भी, खराब बाल को भी वह बाउंड्री में तब्दील करे। तो मित्रों, इस प्रकार आप अर्थव्यवस्था की तैयारी करते हो तो आपके लिए अर्थव्यवस्था आसान हो जाएगी। आज हम शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। आपसे कोई पूछता है कि आप आज ने क्या पढ़ा, तो आप कहना कि आज हमने अर्थव्यवस्था की क्लास किया है। तो आपसे एक नेचुरल प्रश्न उत्पन्न होगा, व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी क्या है? इसके बारे में, तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था एक परिचय को लेकर के कि अर्थव्यवस्था क्या है। देखो मित्र, अर्थव्यवस्था एक व्यवहारिक विषय है। अर्थव्यवस्था हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक उपक्रम है। अर्थव्यवस्था के बारे में कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था एक सामाजिक विज्ञान है।
अर्थव्यवस्था एक मैनेजमेंट है। इकोनॉमी इज ए सोशल साइंस और इकोनॉमी इज ए मैनेजरियल साइंस। अर्थव्यवस्था एक सामाजिक विज्ञान है। अर्थव्यवस्था एक प्रबंध शास्त्र है, जहां उत्पादक इकाइयों का समूह होता है जो अपने लिए जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं और अपने लिए आवश्यकता की वस्तुओं, अपने लिए रोजी रोटी की व्यवस्था करते हैं। तो हमने क्या लिखा है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था उत्पादक इकाइयों का वह समूह है जिनमें कार्य कर रहे लोग वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, अपने लिए आजीविका अर्जित करने का काम करते हैं। शुरू में हमने कहा कि अर्थव्यवस्था सामाजिक विज्ञान है या प्रबंध शास्त्र है, जिसके द्वारा एक निश्चित क्षेत्र या देश में रहने वाले लोग अपनी आजीविका सुनिश्चित करते हैं। तो हम एक बार फिर इसकी परिभाषा को आपको समझा रहे। आपसे पूछा जाए व्हाट इज इकोनॉमी, तो आप कहना अर्थव्यवस्था एक सामाजिक विज्ञान है या एक प्रबंध शास्त्र है जहां उत्पादक इकाइयों का समूह होता है, जो उत्पादक इकाइयों का समूह होता है जिनके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जिनके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और अपने लिए आजीविका सुनिश्चित की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति का पहला उद्देश्य होता है अपने लिए रोटी रोजी की व्यवस्था करना, अपने लिए आजीविकोपार्जन की व्यवस्था करना। तो अर्थव्यवस्था जो है देश के लोगों को, संबंधित क्षेत्र के लोगों को रोजी रोटी कमाने, आजीविका अर्जित करने का एक माध्यम है। अर्थव्यवस्था लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करती है। तो कहा जाता है लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किसी देश के उत्पादक संसाधनों के उपभोग करने की व्यवस्था राष्ट्र की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में देश में विद्यमान संसाधनों का उपयोग किया जाता है और उसके उपयोग से लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को की पूर्ति करने का प्रयास किया जाता। कभी कभी घरेलू संसाधन कम होते हैं तो संबंधित सरकार द्वारा संसाधनों की व्यवस्था दूसरे देश से भी करनी पड़ती है। हमने कहा कि अर्थव्यवस्था में आजीविका की बात होती है, सर्वाइवल की व्यवस्था होती है। कोई भी व्यक्ति होता है सबसे पहले अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता। तो बुनियादी आवश्यकताएं क्या सीमित है? भोजन, कपड़ा और मकान को मूलभूत बुनियादी आवश्यकता कहा जाता है, यह सीमित है। तो वर्तमान में अन्य बुनियादी आवश्यकता भी है, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, मनोरंजन भी है, संचार की सुविधा भी है, यह भी हमारी बुनियादी आवश्यकता। लेकिन इन बुनियादी आवश्यकताओं में हमारी मूलभूत बुनियादी आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो किसी भी व्यक्ति का पहला दायित्व होता है, पहला किसी व्यक्ति का, वह अपने
अपनी और अपने परिवार की बुनियादी आवश्यकताओं को, मूलभूत बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता, तो जिसमें वह रोटी, कपड़ा और मकान की आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहता। इसके बाद इच्छाएं आती हैं। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, इच्छाएं असीमित होती है। एक इच्छा के पूरी होने पर होते ही दूसरी नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है, दूसरी इच्छा पूरी होती है, तीसरी इच्छा। तो अर्थव्यवस्था में आजीविका को पूरा करने का अध्ययन किया जाता है। हमने कहा कि शुरू कुछ देर पहले कहा कि अर्थव्यवस्था में हम राष्ट्र के या किसी देश में जो उत्पादन के संसाधन है उसका उपभोग करते हैं। उत्पादन के संसाधनों का उपयोग करने की व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो अर्थव्यवस्था में सोशल प्रोडक्शन सिस्टम की बात होती है। अर्थव्यवस्था में सोशल प्रोडक्शन, एसपीएस, सोशल प्रोडक्शन सिस्टम की बात होती। कोई भी देश हो वह सभी वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता, सभी संसाधन उसके पास नहीं होते। कुछ वस्तुओं का उत्पादन करता, कुछ संसाधन उसके पास होते हैं, जबकि अन्य वस्तुओं और अन्य संसाधनों की वह दूसरे देश से व्यवस्था करता, मंगाता। तो इसी को सोशल प्रोडक्शन सिस्टम कहा जाता। तो अर्थव्यवस्था में सोशल प्रोडक्शन सिस्टम का भी अध्ययन किया जाता। एक देश या एक समाज सभी वस्तुओं का उपभोग, उत्पादन नहीं करता, सभी संसाधन उसके पास नहीं होते हैं, तो वह अन्य देशों से, दूसरे देश से संसाधन प्राप्त करने का प्रयास करता है और प्राप्त करता, तो इसे सोशल प्रोडक्शन कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन मुख्य रूप से किया जाता। सोशल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सोशल कंजम्पशन सिस्टम। जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था में मुख्यतः इन तीन कंपोनेंट, सोशल प्रोडक्शन सिस्टम, सोशल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और सोशल कंजम्पशन पैटर्न की बात की जाती। तो अभी मैंने बताया व्हाट इज सोशल प्रोडक्शन सिस्टम। दूसरा सोशल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अर्थव्यवस्था में केवल उत्पादन ही सफिशिएंट नहीं है, उत्पादन का लोगों तक पहुंचना जरूरी है, उत्पादन का लोगों के बीच वितरण जरूरी है। आप समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों पर आप अक्सर पढ़ते हो कि हरियाणा में खुले आसमान के नीचे रखे गेहूं रखा गया था जो बरसात के दिनों में नष्ट हो गया, या छत्तीसगढ़ या अन्य राज्यों में चावल, धान खुले आसमान के नीचे रखा गया था, नष्ट हो गया, या एफसीआई के गोदामों में रखे अनाज नष्ट हो गया। तो मित्रों, उत्पादन तो सफिशिएंट हुआ परंतु वितरण सही तरीके से नहीं हुआ, खाद्य प्रबंधन सही तरीके से नहीं हुआ, भंडारण सही तरीके से नहीं हुआ, जिसके कारण यह समस्या आती है। एक तरफ देखो, देश में किसानों द्वारा अनाजों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में किया जाए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इफेक्टिव न होने के कारण कहीं कहीं से कुपोषण और भूखमरी की खबर आती है। सरकार कुपोषण और भूखमरी को दूर करने के लिए पीडीएस सिस्टम चलाई हुई है। पीडीएस क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लोगों तक अनाजों को उपलब्ध कराना, लोगों तक अनाजों को पहुंचाना।
इसके लिए पीडीएस सिस्टम चलाया जा रहा। एक तरफ हम कहते हैं कि हम चंदा मामा पर पहुंच गए, हम गर्व से गौरवान्वित होते हैं, खुशी में। दूसरी तरफ क्या भूखमरी के कारण किसी भारत के किसी राज्य में, किसी देश में, शहर में मृत्यु होती है, तब भी हम गौरवान्वित होंगे? नहीं। तो मित्रों, वितरण उत्पादन के साथ साथ वितरण व्यवस्था का भी प्रभावी होना जरूरी है, भंडारण व्यवस्था का भी प्रभावी होना जरूरी है। यदि भंडारण व्यवस्था प्रभावी नहीं है, यदि वितरण व्यवस्था प्रभावी नहीं है, तो इसका भी नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है सोशल कंजम्पशन पैटर्न। एक तरफ देखते हो कि एक गरीब के बच्चे को दवा के लिए भी दूध नहीं मिलता, एक अमीर का कुत्ता भी दूध पीता, एक गरीब के बच्चे को डिटॉल या लाइफ बॉय साबुन भी नहीं मिलता, तो एक अमीर का कुत्ता डब साबुन से नहलाया जाता। तो यह कंजम्पशन प्रारूप में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? तो अर्थव्यवस्था में सोशल कंजम्पशन पैटर्न का भी अध्ययन किया जाता। तो पहले इन तीन की बात, अब अर्थव्यवस्था में सोशल जो है सर्विसेज की भी बात होने लगी है, सार्वजनिक सेवाओं की बात होने लगी है, या सामाजिक सेवाओं की बात होने लगी है। तो अब हमने कहा कि पहले तो केवल तीन था, सोशल प्रोडक्शन सिस्टम, सोशल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सोशल कंजम्पशन। लेकिन वर्तमान में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सोशल सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज, सोशल जस्टिस की भी बात होने लगी। तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। तो आपसे कोई पूछता है कि अर्थव्यवस्था क्या है, तो आप कहना कि अर्थव्यवस्था एक सामाजिक विज्ञान है, अर्थव्यवस्था एक प्रबंध शास्त्र है, जहां उत्पादक इकाइयों का समूह होता, जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता तथा अपने लिए रोटी रोजी की व्यवस्था करता है। अर्थव्यवस्था राष्ट्र के संसाधनों को उपयोग करने की व्यवस्था है। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की प्रयोगशाला है। अर्थव्यवस्था में देश में विद्यमान संसाधनों को अनुकूलतम तरीके से उपयोग करने की रणनीति अपनाई जाती है। अर्थव्यवस्था में सोशल प्रोडक्शन सिस्टम, सोशल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और सोशल कंजम्पशन पैटर्न का मुख्य रूप से वर्गीकरण किया, मुख्य रूप से अध्ययन किया। आगे हमें डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। मित्रों, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किसी एक आधार पर नहीं होता, बल्कि अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण अनेकों आधार पर होता है। तो जो पहला वर्गीकरण हमने कहा, संसाधनों की उपलब्धता और विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, संसाधनों की उपलब्धता और संसाधनों के विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। इनके आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया: अविकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। अविकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। अविकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अविकसित अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था
अविकसित कहलाती है, जहां उत्पादन के प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधनों की उपलब्धता पर्याप्त होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था अविकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है, जहां उत्पादन के प्राकृतिक, मानवीय और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं होती है, बल्कि नगण्य होती है और उनके विकास की संभावना नहीं होती है। वहाँ मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती है। आप क्या कहना, ऐसी अर्थव्यवस्था अविकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है, जहां उत्पादन के प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता नगण्य होती है और जिनका विकास संभव नहीं है, जहां मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। प्राकृतिक संसाधन, जमीन प्राकृतिक संसाधन है, नदियां प्राकृतिक संसाधन है, पहाड़ प्राकृतिक संसाधन है, खनिज प्राकृतिक संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स, देश की जनसंख्या, हम और आप ह्यूमन रिसोर्सेस हैं। नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स, इन दोनों के बीच जब क्रिया होती है तो इससे फिजिकल रिसोर्सेस बनता। सड़क एक फिजिकल रिसोर्सेस है, मेट्रो एक फिजिकल रिसोर्सेस है, नहर एक फिजिकल रिसोर्सेस है, कार एक फिजिकल रिसोर्सेस है, स्मार्ट बोर्ड एक फिजिकल रिसोर्सेस है। तो जब प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के बीच अंतरक्रिया होती है तो यह अंतरक्रिया जो होती है भौतिक संसाधनों के निर्माण को सुनिश्चित कर। तो अविकसित क्षेत्रों में, देशों में इनकी कमी होती है। अविकसित क्षेत्रों या अविकसित देशों में इनकी कमी होती है। यहाँ मानव जीवन के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती है। एग्जाम्पल में हमने नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सहारा रेगिस्तान, थार मरुस्थल, ये सब के सब जो हैं इन्हें अविकसित क्षेत्र या अविकसित देश कहा जाता। अविकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण, नॉर्थ पोल, साउथ पोल पर मानव जीवन के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, उत्पादन के संसाधनों की उपलब्धता नगण्य है, एटसेट्रा। सहारा रेगिस्तान हो या भारत का थार मरुस्थल हो, यहाँ पर भी मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। अब हम आते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, लो डेवलप्ड इकोनॉमी हम जिसे कहते हैं, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था या क्षेत्र जहां उत्पादन के तीन संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन, इन तीनों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता होती है, परंतु विकास न होने के कारण इनकी उत्पादकता कम होती है। यहाँ के नागरिकों का जीवन स्तर निम्न होता है। यहाँ संसाधन की कमी नहीं होती है, मात्रात्मक रूप में संसाधन उपलब्ध होते हैं, परंतु संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग नहीं किया जाता। भारत में मानवीय संसाधन के रूप में, ह्यूमन रिसोर्सेस के रूप में जनसंख्या काफी अधिक है, हमारे पास ह्यूमन पावर काफी अधिक है, परंतु हमारा ह्यूमन पावर क्वालिटेटिव रूप से स्किल्ड
नहीं है। हमारा ह्यूमन पावर क्वालिटेटिव रूप से स्किल्ड नहीं है, जिसके कारण हमें अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिल पाता। हमारे पास उपजाऊ जमीन है लेकिन सिंचाई के साधन नहीं है। हमारे पास खनिज है, हमारे पास अन्य प्राकृतिक संपदा है, हमारे पास सड़कें हैं लेकिन क्वालिटेटिव नहीं है। तो इनके कारण विकास नहीं हो। इनका कारण क्या? डेवलपमेंट नहीं हुआ। जब डेवलपमेंट नहीं हुआ तो जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। और जब प्रोडक्टिविटी कम होगी तो राष्ट्रीय आय कम होगी। राष्ट्रीय आय जब कम होगी तो हमारी प्रति व्यक्ति आय भी कम होगी। तो मित्रों, आपसे कोई पूछता है अल्प विकसित देश क्या है, तो आप कहना कोई भी ऐसा देश अल्प विकसित देश कहलाता है, या ऐसी अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है जहां उत्पादन के प्राकृतिक, मानवीय और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता अधिक होती है। उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में होती है, परंतु वहां पर उनका विकास नहीं हुआ होता। विकास न होने के कारण उनकी उत्पादकता निम्न होती है। उत्पादकता निम्न होती है, वहां के नागरिकों का जीवन स्तर निम्न होता है। अल्प विकसित देशों का जब आपसे उदाहरण पूछा जा तो भारत एक अल्प विकसित देश है, चीन एक अल्प विकसित देश है, इंडोनेशिया एक अल्प विकसित देश है, पाकिस्तान एक अल्प विकसित है, अर्जेंटीना अल्प विकसित या अल्प विकसित देश के उदाहरण है। अब हमने बताया विकसित देश की परिभाषा, एक ऐसी अर्थव्यवस्था या ऐसे देशों को हम विकसित देश कहते हैं जहां उत्पादन के प्राकृतिक, उत्पादन के मानवीय, उत्पादन के भौतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में होते हैं, उनका अनुकूलतम उपयोग किया जाता, वहां विकासात्मक गतिविधियां अधिक चलती हैं। अनुकूलतम उपयोग और अत्यधिक विकास के कारण यहाँ उत्पादकता का स्तर जो होता है काफी अधिक होता है, राष्ट्रीय आय अधिक होती है, प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है और यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर उच्च होता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, हमने क्या लिखा है? ऐसे उन स्थानों को विकसित अर्थव्यवस्था या क्षेत्र कहा जाता जहां तीनों संसाधन प्राकृतिक, मानवीय, भौतिक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, परंतु उनका अनुकूलतम या समुचित उपयोग नहीं हो रहा होता है। समुचित उपयोग होने के कारण उनकी उत्पादकता अधिक होती है, निवासियों का जीवन स्तर। यहाँ संसाधनों की कमी नहीं है, इनोवेशन अधिक होता, डेवलपमेंट अधिक हुआ। तो यह विकसित देश के बारे में हमने बताया। विकसित और अल्पविकसित देश के बीच विकासशील अर्थव्यवस्था का भी कंसेप्ट है, उसको अभी हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। अभी हम आपके साथ चर्चा करें अल्पविकसित देश या अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या होती। आप इस चार्ट में देख रहे हो कि अल्पविकसित देश या अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता को हम 3 भागों में बांटे हैं। आर्थिक विशेषता, जनांकिकी विशेषता और सामाजिक विशेषता। आर्थिक विशेषता, जनांकिकी विशेषता और सामाजिक विशेषता। तो सबसे पहले हम आर्थिक विशेषता डिस्कस। अल्पविकसित देशों की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होती है।
प्राथमिक उद्योग, प्राथमिक क्षेत्र को प्रमुखता वहां दी जाती है। किसी भी ऐसी अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है जहां की मोर देन 50% पॉपुलेशन जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर करती। किसी भी ऐसी अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है जहां की 50% से अधिक आबादी अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर। तो भारत आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की 54.5% आबादी आज भी जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर करती है। यह पॉइंट है हमारा। अल विकसित देशों में जो प्राथमिक क्षेत्र है, चाहे वह पशुपालन हो, कृषि एवं पशुपालन हो, या वन उद्योग हो, या मत्स्य पालन हो, या खनन एवं उत्खनन हो, इनसे संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा। तो इसकी जो पहली आर्थिक विशेषता है कि अल विकसित देशों में प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों का संचालन होता है। अल विकसित देशों की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। दूसरा, अल विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कम होता, उनकी उत्पादकता निम्न होती। हमें उपयोग करने के लिए उच्च स्तरीय हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वह पूरी तरह से विकसित नहीं हुए होते। अल विकसित देशों में राष्ट्रीय आय कम होती है। राष्ट्रीय आय कम होगी तो प्रति व्यक्ति आय कम होगी। जब प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो लोगों का जीवन स्तर निम्न होगा। प्रति व्यक्ति आय कम होने पर वहां के निवासियों का जीवन स्तर निम्न होता है। तो एक यह भी विशेष। अल विकसित देशों में विकास कम हुआ होता है, औद्योगिक गतिविधियां कम संचालित की जाती है, औद्योगिकीकरण को कम प्रोत्साहन मिलता है, जिसके कारण संपत्ति निर्माण कम होता है, पूंजी निर्माण कम होता है। तो अल विकसित देशों में पूंजी निर्माण की दर जो होती है वह कम होती है। अल विकसित देशों में इन्वेस्टमेंट कम होता है। अल विकसित देशों में नेशनल इनकम कम होगी। नेशनल इनकम कम होगी तो पर कैपिटा इनकम कम होगी। पर कैपिटा इनकम कम होगी तो बचत कम होगी। बचत कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। इन्वेस्टमेंट कम होगा तो नई संपत्तियों का निर्माण कम होगा। जब नई संपत्तियों का निर्माण कम होगा तो रोजगार सृजन भी कम होगा, और रोजगार सृजन जब कम होगा तो बेरोजगारी अधिक होगी। तो बेरोजगारी अधिक होगी तो गरीबी अधिक होगी। तो हमने कहा कि अल विकसित देशों की एक आर्थिक विशेषता कि यहाँ पूंजी निर्माण की दर कम होती है, औद्योगिक पिछड़ापन होता, बेरोजगारी अधिक होती है, गरीबी अधिक होती है, आर्थिक असमानता होती है। अल विकसित देशों में गरीब अमीरों के बीच संपत्तियों का के वितरण में काफी विषमता पाई जाती है। आर्थिक विषमता के कारण सामाजिक विषमता अधिक होती है। अल विकसित देशों में बैंकिंग सेक्टर, बीमा सेक्टर या वित्तीय कंपनियों का विकास कम हुआ होता। अल विकसित देशों में मौद्रिक संगठनों का अभाव होता है। वाणिज्यिक बैंक या विकासात्मक बैंक, वित्तीय संस्थाएं
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कम होती हैं। इसके हमने लिखा कि अल्पविकसित देशों में आयात की अधिकता होती है। अल्पविकसित देशों में विकास कम हुआ होता है। विकास कम होने के कारण अल्पविकसित देशों द्वारा अपनी आवश्यकता की वस्तुएं विदेशों से आयात की जाती है। सामान्यतया देखने को मिलता है कि अल्पविकसित देशों का आयात अधिक होता है, निर्यात कम होता है। अल्पविकसित देशों में व्यापार शेष और भुगतान शेष दोनों ही प्रतिकूल होता है। अल्पविकसित देशों में बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों ही प्रतिकूल होता है। अल्पविकसित देशों की अर्थव्यवस्था द्वैतवादी अर्थव्यवस्था होती है। अल्पविकसित देशों की अर्थव्यवस्था का डुअल कैरेक्टर होता। अल्पविकसित देशों की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के भी लक्षण होते हैं। अल्पविकसित देशों की अर्थव्यवस्था में शहरी अर्थव्यवस्था के भी लक्षण होते हैं। अल्पविकसित देशों की अर्थव्यवस्था में विकसित अर्थव्यवस्था के भी लक्षण विद्यमान होते हैं। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की बात किया तो भारतीय अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी अर्थव्यवस्था। तो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, हमारी शहरी अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अल्पविकसित देशों की अर्थव्यवस्था का जो चरित्र होता वह डुअल कैरेक्टर होता। आधारभूत संरचना क्षेत्र का अविकसित होना। अल्पविकसित देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होता। इंफ्रास्ट्रक्चर को हम दो भागों में बांटते हैं, आधारभूत संरचना। अल्पविकसित देशों में आधारभूत संरचना निम्न स्तरीय होती है। अल्पविकसित देशों में जो संरचना, एक भौतिक आधारिक संरचना, भौतिक आधारिक संरचना, और दूसरा भौतिक आधारिक संरचना, दूसरा सामाजिक आधारिक संरचना। सामाजिक आधारिक संरचना। तो अल्पविकसित देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होता है। भौतिक आधारिक संरचना के अंतर्गत हम परिवहन सेक्टर की बात करते हैं, संचार की बात करते हैं, ऊर्जा की बात करते हैं, कोयला उद्योग की बात होती है, सीमेंट उद्योग की बात होती है, और लौह एवं इस्पात। इनको मुख्य रूप से हम भौतिक आधारिक संरचना में देखते हैं। ये तो अल्पविकसित देशों में सड़कों का विकास कम हुआ होता है। अल्पविकसित देशों में रेल मार्गों का विकास कम हुआ होता है। अल्पविकसित देशों में जल मार्ग की उपलब्धता नहीं होती है, वायु मार्ग की उपलब्धता कम होती है। तो अल्पविकसित देशों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता, चाहे टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, यह स्थिति अच्छी नहीं होती। जब इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होगा तो डेवलपमेंट भी पुअर होगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात की जाती है तो इसमें मुख्य रूप से एजुकेशन की बात करते हैं, हम हेल्थ की बात करते हैं, मेडिकल फैसिलिटी की बात, फूड सिक्योरिटी की बात, खाद्यान्न की बात करते हैं, शेल्टर आवास की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, मनोरंजन इंटरटेनमेंट,
इंटरटेनमेंट की, मनोरंजन की बात, इनकी सामान्य रूप से इनमें 6 कंपोनेंट। वर्तमान में बैंकिंग सेक्टर को भी सामाजिक क्षेत्र के साथ जोड़ा जाने लगा है। कुछ अर्थशास्त्री इसे भौतिक आधारिक संरचना के साथ जोड़कर देखते हैं। तो अल्पविकसित देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर का स्तर पुअर होता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटेटिव नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में डेवलपमेंट जो होगा कम होगा। ऐसी स्थिति में डेवलपमेंट कम होगा। डेवलपमेंट कम होगा तो राष्ट्रीय आय कम होगी, प्रति व्यक्ति आय कम होगा, लिविंग स्टैंडर्ड पुअर होगा। तो अभी हमने मित्रों आपके साथ डिस्कस किया आर्थिक विशेषता। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सामाजिक विशेषता। अल्प विकसित देशों में जातिवाद अधिक पाया जाता है, धार्मिक कट्टरता अधिक होती है, रूढ़वादिता अधिक होती है, लोगों का संकुचित दृष्टिकोण होता है, व्यावसायिकता के स्थान पर भावनात्मक गतिविधियां अधिक संचालित, अंधविश्वास होता है, लिटरेसी कम होती है, जीवन स्तर निम्न होता। तो मित्रों अगर हम आपसे पूछें क्या यह विशेषता भारत में दिखाई पड़ती है कि नहीं पड़ती, तो आप जरूर उत्तर दोगे कि यह सभी विशेषताएं भारत में दिखाई पड़ती हैं। इनके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को हम अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखते हैं। सामाजिक विशेषताएं भी भारत में दिखाई पड़ती हैं। अर्थव्यवस्था की साक्षरता कम है, अंधविश्वास अधिक है, धार्मिक कट्टरता अधिक है, सामाजिक जड़ता अधिक है, राजनीतिक अस्थिरता अधिक है इत्यादि। क्लियर हुआ? तो अब हम जनसंख्या की, जनांकिकी विशेषता। अल्पविकसित देशों में ओवर पॉपुलेशन होता है, जनाधिक्य की समस्या पाए। भारत को ले लीजिए, दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। चाइना को ले लीजिए, दूसरे नंबर पर, कुछ महीने पहले वो पहले नंबर। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, दुनिया के जितने अल्पविकसित देश हैं सब में ओवर पॉपुलेशन पाई जाती है। अल्पविकसित देशों में बर्थ रेट भी अधिक होती है, अल्पविकसित देशों में मृत्यु दर भी अधिक होती है, कुपोषण अधिक होता है, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होती है, जागरूकता की कमी होती है, इसके कारण मृत्यु दर भी अधिक होती है, जीवन प्रत्याशा कम होती है। अल्पविकसित देशों में स्वास्थ्य सुविधा की कमी है, लोग खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता युक्त नहीं है। जब स्वास्थ्य सुविधा नहीं होगी, पोषण नहीं मिलेगा, तो हमारा शारीरिक विकास कम होगा, हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, और इनके अभाव में व्यक्ति की जल्दी मृत्यु होती है। और इसलिए कहा जाता है कि अल्पविकसित देशों में जीवन प्रत्याशा कम होती है। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है किसी देश के नागरिकों के संभावित जीने की उम्र, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाती। किसी देश के नागरिकों के संभावित जीने की उम्र लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाती है। क्लियर हुआ? यह लाइफ तो अल्पविकसित देशों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है। अल्पविकसित देशों में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी अधिक होता। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर का मतलब है ऐसे बच्चे जिनकी मृत्यु जन्म के पहले वर्ष में हो जाती है उन्हें शिशु मृत्यु दर कहा जाता। ऐसे बच्चे जिनकी मृत्यु जन्म के पहले वर्ष में हो जाती है उन्हें शिशु मृत्यु दर कहा जाता। शिशु मृत्यु दर स्वास्थ्य सुविधाओं, पोषण की उपलब्धता,
जागरूकता पर निर्भर करती है। अल्पविकसित देशों में जनसंख्या पॉपुलेशन अधिक होती है, कार्यशील जनसंख्या भी अधिक होती है। कार्यशील जनसंख्या का मतलब होता है ऐसी जनसंख्या जिसकी उम्र 15 वर्ष से अधिक और 65 वर्ष तक हो। 15 वर्ष से 65 वर्ष के बीच के लोगों को वर्किंग पॉपुलेशन कहा जाता है, कार्यशील जनसंख्या। भारत में जनसंख्या अधिक है, भारत में कार्यशील जनसंख्या अधिक है, परंतु भारत में गुणवत्ता युक्त कार्यशील जनसंख्या कम है। भारत में क्वालिटेटिव वर्किंग पॉपुलेशन कम है, गुणवत्ता युक्त कार्यशील जनसंख्या कम। कार्यशील जनसंख्या को स्किल और अनस्किल में विभाजित किया जाता है। तो विकासशील देशों में गुणवत्ता युक्त कार्यशील जनसंख्या कम है होती है। अल्पविकसित देशों में टोटल फर्टिलिटी रेट अधिक होता। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता एक महिला अपने प्रजनन काल में अर्थात 15 से 49 वर्ष के बीच कितने बच्चों का जन्म देती है, दे सकती है। एक महिला अपने प्रजनन काल में जितने बच्चों का जन्म दे सकती है उसे टोटल फर्टिलिटी रेट के कहा जाता। तो भारत जैसे देश में टोटल फर्टिलिटी रेट अधिक है। जब फर्टिलिटी रेट अधिक होगा, टोटल फर्टिलिटी रेट अधिक होगा तो जनसंख्या बढ़ेगी। अल्पविकसित देशों में जनसंख्या का वितरण सभी क्षेत्रों में एक समान नहीं होता। बिहार में देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक है, तो अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में पॉपुलेशन डेंसिटी राजस्थान में कम है। तो अल्पविकसित देशों में जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन असमान होता। महानगरों में जनसंख्या का कंसंट्रेशन अधिक होता। अल्पविकसित देशों में व्यावसायिकता की कमी, जनसंख्या में व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी पाई जाती है। तो मित्रों, यह मैंने आपको बताया क्या कि जो अल्पविकसित देश हैं उनकी सामाजिक विशेषता क्या है, उनकी आर्थिक विशेषता क्या है और उनकी डेमोग्राफिक कैरेक्टर क्या है। तो आज मित्रों मैंने अभी आपको बताया कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण हमने एक आधार पर किया, वह किस आधार पर? उत्पादन के संसाधनों की उपलब्धता और उनके विकास के आधार पर मैंने किया। आगे हमें अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण डिस्कस करना है। कल जो हम डिस्कस करेंगे आगे अनेक आधारों पर, चाहे वह निर्भरता के आधार पर हम बात, खुलापन के आधार पर, या उत्पादन प्रणाली के आधार पर, या अर्थव्यवस्था के आज नए स्वरूप जो आ रहे हैं, गिग इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी, माउंटेन इकोनॉमी, या ब्लू इकोनॉमी, या केयरिंग इकोनॉमी। तो यह सब कुछ अगले 2-3 दिन के क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे। आज उम्मीद करते हैं कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा, अर्थव्यवस्था की परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी। तो मित्रों, मेरा आपसे आग्रह है कि मेरे चैनल इकोनॉमिस्ट उदयभान सिंह को सब्सक्राइब करना, लाइक करना कृपया न भूलें। ऐसा मैं आपसे प्रतिदिन आग्रह इसलिए करता हूं कि मैं जो प्रयास कर रहा हूं इसका लाभ आपके साथ साथ आपके मित्रों को मिले, इस मेरे प्रयास का फैलाव हो, लोग लाभान्वित हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मेरे चैनल पर, यह मेरा चैनल कहने के लिए चैनल आपका है, आपके लिए बनाया गया। आपके चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी लोगों को
विजयदशमी दशहरा की शुभकामना है। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए और एक स्वस्थ समाज और एक मजबूत देश के निर्माण के लिए प्रस्थान करिए। धन्यवाद। जय हिंद।